Hello guys, today we will discuss about nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, किस तरीके वर्क करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके यहाँ पे वर्क होता है। हमने यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को लिया है, जिसमें एक प्लेन पर हमने P लिया हुआ है और दूसरे प्लेन पर हमने न्यूक्लियोफाइल NU1 लिया हुआ है। कार्बन की सेकंड वैलेंसी NU1 से, फर्स्ट P से सेटिस्फाइड है। बाकी एक हमने यहाँ पर बैक टू द प्लेन लिया हुआ है यहाँ पे Q, और अप टू द प्लेन पे हमने लिया हुआ है यहाँ पे अप टू द प्लेन, इसको वेज फॉर्म से दिखाते हैं और बैक टू द प्लेन को गैस फॉर्म से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अप टू द प्लेन होगा वो R लिया है, और होता क्या है, हम यहाँ पे एक फर्स्ट वाले न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहे हैं और सेकंड वाले न्यूक्लियोफाइल को हम एडिशन कर रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल उसके सामने से, जिधर पहला वाला न्यूक्लियोफाइल है उधर से ही अटैक करता है और वो सेम टू सेम उसी साइड में बाहर निकलता है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फ्रंट अटैक, तो होने वाला क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ ज्योमेट्री जैसे दी हुई है, सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट वाले न्यूक्लियोफाइल की प्लेस में आ जाएगा। बाकी Q एंड R जो जिस पोजीशन पे थे वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जहां पे जो दिए थे सेम टू सेम वो वैसे का वैसे ही रहेंगे। तो इस तरीके जब ज्योमेट्री में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो उसको बोला जाता है यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला जाएगा ओनली रिटेंशन। एंड इसी टाइम पर अगर हमने एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है जिसमें फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल सेम टू सेम उसी साइड से, जैसे पहले वाला न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है उसी साइड से अटैक कर रहा है, फ्रॉम बैक अटैक, तो उस केस में हमारे पास होने वाला क्या है कि जो ज्योमेट्री है वो घूम जाएगी, ज्योमेट्री हमारे पास चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे P तो इधर रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इधर न रह करके राइट में लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा और कुछ इस तरीके दिखाया जाएगा, और Q एंड R भी आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके आ जाएगा, कुछ ऐसे R आ जाएगा, और इधर साइड में जो बैक टू द प्लेन है उसमें हमारे पास बैक टू द प्लेन में R आ गया है, और जो अप टू द प्लेन होगा उसमें हमारे पास यहाँ पर इस बार आ जाएगा Q। और जब कॉन्फ़िगरेशन जस्ट एकदम इनवर्स हो गया है तो इससे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, और जो भी यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला जाएगा इन्वर्सन। इन्वर्सन एंड रिटेंशन मतलब दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिले हैं। यहाँ होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि इन्वर्सन और रिटेंशन का 50-50%, दैट मीन्स 50% ऑफ इन्वर्सन प्लस 50% जो है रिटेंशन, वो मिलकर बनाने वाला है रेसिमिक मिक्सचर। जो रिटेंशन होगा उसको पॉजिटिव भी बोला जाएगा। ये इन्वर्सन है
उसको माइनस बोला जाएगा। मतलब हमारे पास जो रेशमिक मिक्सचर बनेगा वो प्लस माइनस, दैट मीन्स डी और एल दोनों का होने वाला है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक नए तरीके से निकल के आती है यहाँ पर। इफ वन न्यूक्लियोफाइल substituted by other nucleophile in any chemical reaction is known as nucleophilic substitution रिएक्शन। उसे हम बोलने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं एक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से RNU1 है, जो कि NU1 NU2 के थ्रू रिप्लेस होगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, RNU2 और NU1 को हमने बाहर निकाला। सेम टू सेम यही प्रोसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है NU1, या तो ये वीक होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा। मतलब एक टाइम पर एक वीक और दूसरा हमारे पास कैसा होने वाला है, स्ट्रांग होगा। क्लियर। और जो हमारे पास यहाँ पे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसमें जो कार्बन है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें से किसी भी तरीके का हो सकता है। और जब ये हमारे पास बाहर निकला है न्यूक्लियोफाइल, तो हम इसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बारे में एक लेक्चर बना रखा है कि लिविंग ग्रुप कैपेसिटी या एबिलिटी क्या होती है, किस तरीके वर्क करती है, उसमें आप देख लेंगे। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में केवल समझना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे केस 1, इसके बारे में केस 1 लेते हैं। एक केस बनाते हैं, 2 केस के थ्रू हम इनके बारे में समझ लेते हैं कब हमारे पास वीक वर्क करने वाला है, कब स्ट्रॉन्ग हमारे पास वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो केस 1 में हम लेते क्या है, if in rate determining step if stable carbocation formed without attack of second nucleophile, then proceeds in proceeding 2 steps। स्टेप 2 स्टेप में प्रोसीड करने वाला है। मतलब हमारे पास फर्स्ट स्टेप में होने वाला क्या है, देखते हैं यहाँ पे। स्टेप 1 में हमारे पास होने वाला क्या है,
स्टेप 1 में हमारे पास होगा कि जो ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर जा रहा है और ये हमारे पास स्टेप होने वाला है स्लो और इसको बोलने वाले हैं आइडियस। इस केस में R मतलब प्लस और NU1 माइनस बनता है। मतलब हमारे पास यहां से ये चीज क्लियर हो गया है जो हमने ऊपर लिखा है। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है बिना न्यूक्लियोफाइल दूसरे लिए हुए तो उस केस में इसका रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हमारे पास बनने वाला है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कुछ इस तरह हमारे पास होगा। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा कार्बोकेटायन, मतलब इतना क्लियर हो गया है कि इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। और अगर इफ क्या होगा, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल है तो उस केस में ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही होगा। और ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का होने वाला है। ओके, और ट्राइगोनल प्लेनर है और अगर ये स्टेबल है, कई बार ये स्टेबल नहीं है और अगल बगल से बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल फॉर स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो अभी इसके बारे में बहुत कुछ समझना है। हमारे पास एक लेक्चर में केवल और केवल केस 1 ही होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होगा ये। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट जब पॉसिबल है स्टेबिलिटी के लिए तो कैसे क्या होगा। उससे पहले हम इसकी काइनेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी काइनेटिक कैसे वर्क करने वाली है वो समझते हैं जरा हम। काइनेटिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी काइनेटिक्स कैसे वर्क करेगी, मतलब जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। किसके होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के आर एन यू। मतलब यहां से हमारे पास एक चीज क्लियर होती है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहां से निकल के आता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर। और मॉलिक्यूलर की भी साफ साफ क्लियर दिख रही है, मॉलिक्यूलर की भी यहाँ क्लियर दिख रही है कि ये एक तरीके की यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होने वाली है। मतलब इन दोनों चीज से हमारे पास एक चीज क्लियर हो रहा है। इसके बारे में एक केमिस्ट थे सिगरे, और इसको सिगरे ने रिप्रेजेंट किया कुछ SN1 के थ्रू, जिसका मतलब होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
nucleophilic substitution reaction of unimolecular or first order न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो हमारे पास यूनिमोलिकुलर होगी या कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। उसको हम क्या बोलेंगे, SN1 से हम इसको दिखाने वाले हैं। क्लियर, आगे समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब ये चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन for SN1 is independent of concentration and reactivity of न्यूक्लियोफाइल 2, मतलब सेकंड वाले न्यूक्लियोफाइल। क्लियर इतना, मतलब हमारे पास ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो Nu2 है वो हमारे पास कैसा होने वाला है, वीक एंड न्यूट्रल टाइप का होगा, क्योंकि हमें उसको स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपने आप स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो जब अगर ऐसा है तो किस तरीके के होंगे, जैसे H2O हो सकता है, मिथाइल एल्कोहल हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है। इनमें से भी अगर बात करें तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर इसका धीमे धीमे इसमें कम होगा। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं तो ये समझ में आ रहा है सभी पोलर हैं और सभी में प्रोटॉन है, तो मतलब हमारे पास जो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जाएगा वो पोलर एंड प्रोटिक रहने वाला है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ आयोनाइजेशन, द रेट ऑफ आयोनाइजेशन, ये इंक्रीज करेगा रेट ऑफ आयोनाइजेशन को। और इस तरीके के सॉल्वेंट्स में हमारे पास, जैसे ऊपर ही देख ही चुके हैं, हम और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी पोलर प्रोटिक होने वाले हैं। पहले मैंने लेक्चर में जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एबिलिटी होने वाली है, उस वाले लेक्चर में मैंने पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो उस वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ जो SN1 रिएक्शन है वो हमारे पास होने वाली क्या है, किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, तो मतलब उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्लियर इतना। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे स्टेप 2 क्या होने वाला है। ये तो स्टेप 1 की सारी बातें हो गई। स्टेप 2 की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन तो मिल गया था, आपको पता है, इन 3 डिग्री कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल कैन take place from both sides. So racemic mixture
इज फॉर्म्ड। समझते हैं कैसे बनता है हमारे पास। मतलब हमारे पास 3 डिग्री का हुआ ये, तो यहाँ पे r होने वाला है। एक तो ये r होगा, इधर भी r होगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके दिखा सकते हैं हम। इस तरीके का कुछ रहने वाला है हमारे पास ये sp2 हाइब्रिड स्केच बार। इसका प्लस हमने बाहर कर दिया। अब हम करते क्या हैं, जो सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल है उसको लेते हैं। वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी करता है। तो सेम टू सेम पीछे आपने पढ़ा था, ये बहुत तेजी से स्टेप होने वाला है। क्या होगा, अगर ये फ्रंट से करेगा तो कुछ इस तरीके, एक को आर ले लिया, ठीक है ना। ये सेम और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, आर गैस, डबल गैस, कुछ भी कर दो। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कर दिया, इस तरीके कुछ ले लिया हमने। और यहाँ पे हमारे पास आएगा, जब वो फ्रंट से करेगा, अगर वो बैक से करता है तो बैक के केस में क्या होने वाला है, कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे, इस तरीके। यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारे पास, NU। और आपको पता है जब दोनों ही मिल रहे हैं, ये D है और प्लस है, या फिर रिटेंशन, ये L है और माइनस, या फिर इन्वर्सन, तो इन दोनों का जो 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्सन जो बनेगा, वो हमारे पास रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ओके, थैंक यू।